8 मार्च आ रही है, बहुत बड़ा दिन है औरतों के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि मर्दों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है वो, क्योंकि तमाम औरतें घर से बाहर होंगी। उस दिन को भरपूर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मजाक एक तरफ, जो कुछ चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, वो शायद जो उसकी पॉजिटिव साइड है उसको कोई भी दिखा नहीं रहा और सब उसकी नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। औरतों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। मैं जिस घर से आता हूँ वहाँ तमाम औरतों को उनके हुकूक मिल रहे हैं, और जिन खातून को मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ उनको देख के तो लगता है कि तमाम औरतें एम्पावर्ड हो चुकी हैं। जितनी मेरी उम्र है उतना या उससे ज़्यादा इनका तजर्बा है, ये कहना गलत नहीं होगा। अदाकारा भी हैं, लिखती भी बहुत खूबसूरत हैं, गाती भी बहुत खूबसूरत हैं, होस्ट करती हैं तो छुट्टी कर देती हैं, बहुत ही सेंसिटिव किस्म के कैरेक्टर्स भी करती हैं, और कॉमेडी भी बहुत बेहतरीन करती हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में बुशरा अंसारी जी। मैंने कहा क्या से तुम तो चुप हो जाओ। बुशरा जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इस वक्त तो बहुत खुश, बहुत हवाओं में आप सबकी तालियों ने ऐसा। बुशरा जी कहाँ से बात शुरू करें? बिल्कुल आपके बचपन से शुरू करें या थोड़ा बाद से, शायद उससे पहले से शुरू करें? 100 साल पहले की कहानी वहाँ से शुरू कर लें। नहीं, बचपन में जाएंगे तो मुश्किल से 16 साल पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, हम दोनों इकट्ठे तो खेलते थे ना। बर्फ पानी याद है ना? मुझे लगा मैं ही ज़्यादा झूठ बोलता हूँ। बुशरा जी मैं झूठ बोलते हुए अच्छी ज़्यादा लगती। बुशरा जी, आपके अब्बा जर्नलिस्ट थे? मेरे और अब्बा फिल्म मेकर थे? जी, फिल्म मेकर भी थे। एक्चुअली मैं इनको भी यही कह रही थी कि मेरे अब्बा सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, उनकी ज़्यादा मुस्तनद उनका जो तारुफ है वो जर्नलिस्ट है, इंटेलेक्चुअल थे, अदीब थे। मैं बचपन में कभी ना बहुत शो ऑफ जैसे बच्चे करते हैं ना, तो किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तो अब्बा ने एक फ़िल्म बनाई थी, तो मैंने कहा मेरे अब्बा फिल्म डायरेक्टर हैं। मेरी बहन ने कहा चुप हो जाओ, एक फ़िल्म अब्बा ने बनाई थी वो फ्लॉप हो गई थी, तुम किस बात पे इतरा रही हो। फिल्म तो जो थी वो एक बड़ी अनोखी फिल्म थी, लेकिन मतलब मेरा ख्याल था कि फिल्म डायरेक्टर कहना ज़्यादा मोतबर हवाला है। तो खैर बाद में समझ में आया कि अब्बा एक्चुअली बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और अब्बा को बहुत शौक़ था हर चीज़ को जानने का, इल्म जफ़र, होम्योपैथिक, अदब, लिटरेचर। उसके अलावा अब्बा फिल्म मेकिंग पढ़ने गए थे और फिर वहाँ से आके अपनी नौकरी छोड़ के फिल्म बनाई थी। फिल्म भी बहुत अदबी लोगों का एक मजमुआ थी, मुमताज़ मुफ्ती की कहानी थी, और इब्न इंशा के और इस हफीज़ जालंधरी के लिखे हुए गाने थे, और एक बड़ी समझे ऑफ बीट सी फिल्म थी। ज़ाहिर है उसने फेल ही होना था, क्योंकि उस वक्त भी कमर्शियल फिल्में और तरह की होती थी। तो वो बड़ी एक कोई साइकोलॉजिकल कहानी थी जो कि डिफ़िकल्ट थी, फिर वो बिकी नहीं, फिर वो खुद ही लगाई तो वो फेल हो गई बुरी तरह। फेल मतलब फ्लॉप नहीं, फेल। तो मैं क्लास 6 में थी, 7th में थी, वो कहीं रिलीज़ हुई। मैं अपने दोस्तों को, कज़नों को लेके गई, और मैंने एक हॉल में जाके बड़ी शोर से देखा कि हमारे अब्बा की फिल्म लोग देख रहे हैं। तो 2-4 जगह लोगों ने तालियां बजाई, मैंने भी बजाई। पता चला वो तो हूट कर रहे थे क्योंकि उसमें क्लासिकल म्यूज़िक था, मणिपुरी कत्थक डांसेस थे, किसी के हवा में खबर नहीं थी क्या है। रोशन आरा बेगम ने वाहिद फिल्म में गाया था, मलिका मौसीकी ने। अब्बा को शौक था। बाद में अब्बा ने एक दिन कहा, बड़ी कमाल बात कह रही है, उनके पास 1-2 लोग आए थे कि हमारी फिल्म बनाए, तो उनसे कहा कि पैसे उठाएं, चले यहाँ से। वो मतलब हसन निसार के अब्बा थे, समझे, साफ गोई में, और चीज़ों में नहीं, साफ गोई में। तो पता चला, उन्होंने कहा कि भाई मैंने फिल्म बनाई अपने शौक के लिए, ये नहीं सोचा कि किसी और ने भी देखनी है, खुद ही बना के खुद ही खुश हो गया, तो मुझे अक्ल होनी चाहिए थी। दिस वॉज अहमद बशीर एंड आंटी किश्वर नोज हिम वेरी वेल, के वो इनके तो साथ थे, और बहुत इनका हमारे बचपन में ऐसे लोगों का साथ रहा। सो दिस वॉज माई अब्बा। अच्छा, घर में बहुत अदब आदाब आपके? जी, अदब आदाब, अदब ज़्यादा था। अच्छा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड बेहतर ही था, हम तो वैसे ही कुछ नाच गाने वाले बन गए। अब्बा की फैमिली में मेरे दादा जो थे वो फ़ारसी की शायरी वायरी भी करते थे, और जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल में हेड मास्टर थे। सुना गरीब से थे बेचारे, मगर हसीन आदमी थे, कायदे आज़म टाइप, लंबे से गोरे चिट्टे से थे। उसके बाद अब्बा और परवीन आतिफ, मेरी फूफी, किश्वर आंटी सबको जानती हैं, फैमिली की तरह है।
उनको ज़रा शौक़ था मुफ्ती जी के की वो मुरीदनी थी बाकायदा मुमताज़ मुफ्ती की, जैसे बैत नहीं कर लेते वो, और नीलम अहमद बशीर फिर उनके बाद। सो ये 3-4 लोग हैं जो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत मोतबर हवाला है, और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दे आर रिलेटेड टू मी एंड दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल। अच्छा, अम्मी सादा खातून थी लेकिन म्यूजिक में था उनका इंटरेस्ट। अम्मी तो एक घरेलू सी थी, अब्बा की सेकंड कज़न थी, मगर आवाज़ बहुत अच्छी थी, मेरे नाना की भी अच्छी थी, तो अब्बा को तो शौक़ था कि क्लासिकल म्यूज़िक का। अब्बा ने तो उस ज़माने में उनका बुर्का उतरवाया, फिर उनको क्लासिकल म्यूज़िक के लिए उस्ताद घर पे रख के दिया, और अब्बा अम्मी के आशिक थे, और अम्मी को उन्होंने गाना भी सुनना और खाने भी पकवाने और अप्रिशिएट भी करना, एक्नॉलेज भी करना। हमारे चारों बहनों की सत्यानाश कर दी अब्बा ने ना, हम कहीं के नहीं रहे बाहर निकल के। अच्छा, आपके अब्बा फिल्म डायरेक्टर थे, आप बचपन से आपका इस सब से ताल्लुक़ रहा, आपको फिल्म में आते इतना टाइम क्यों लगा? जो फिल्में पहले बनती थी वहाँ से मुझे 1-2 अच्छी ऑफ़र्स आई थी, जैसे आईना जिन्होंने बनाई थी काशिफ लिमिटेड वाले, बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने बहुत इसरार किया। मेरी गोद में तो बच्चा था और मैं तो काम शादी के बाद ही ज़रा कर पाई। अब्बा थोड़े कंजर्वेटिव थे इस मामले में कि बस बच्चों के प्रोग्राम में जाना और कहीं नहीं जाना, कोई फिल्म में, कोई ड्रामा, कोई फिल्मों में गाने के लिए भी लोग आए थे मेरे पीछे। मास्टर इनायत हुसैन मेरे घर पे आ गए, बेल बजा दी, मुझे पता ही नहीं था, रजब अली लेके आए, और मुझे जब पता चला मैं बीए में थी, मैं इतना पिट्टी मैंने सर नोच लिया कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो मेरी बहन ने कहा तुम बहुत इतराती हो, हमने बताया ही नहीं, और अम्मी ने कहा शुक्रिया आप जाइए। खैर वो अब्बा उस मामले में बड़े कंजर्वेटिव थे, तो शादी के बाद इजाज़त मिली काम करने की, और फिर जब फिल्म ऑफ़र हुई तो मैं ज़रा थोड़ी सी वो थी कि फिल्मों में थोड़े से तकाज़े होते, वो मेरे लिए मुश्किल थे, फिर मुझे रोते रोते वापस ही आना था। फिर बड़े मज़े की बात है, सुलेमान जिनको हम सुल्लू अंकल कहते हैं, बड़े प्यारे डायरेक्टर भी हैं, और हमारी उनके साथ बहुत प्यारी फैमिली रिलेशंस हैं। एक तरह से वो अब्बा को भाईजान कहते थे और उस्ताद मानते थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि बेटा तू मेरी फिल्म में तो काम करेगी ना? मैंने कहा सुल्लू अंकल बात ये है कि आप कहेंगे नदीम साहब की गोद में बैठ जाओ तो फिर मैं उठूँगी कैसे? कहते मुझे बठी, अच्छा चल हम डमी को करा लें। मैं तो डमी के मज़े होंगे, मेरा नाम लग जाएगा। मैं नहीं करती, फिर आप गंदे गंदे गुंडों से मुझे अगवा करवाएंगे। वो कहते बेटा हम डमी से करा लें। मैं तो लोग तो समझे कि मैं थी ना। तो ये मुश्किल था हमारे लिए बहुत, और अब जो मैंने 2 फिल्मों में काम किया तो अम्मी जान बनने में क्या खतरा है। ये वो फिल्म थोड़ी है जो वो फिल्म थी। ये तो उन बच्चों से पूछे। नहीं, अम्मी में तो कोई बच्चे आँख नहीं रखते। नहीं, बात तो सही है। अदाकारों का क्या है। अच्छा मुझे बताएं कि अनवर साहब के साथ जो आपने काम किया वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आंगन टेढ़ा में जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप बहुत यंग थी लेकिन वो एक एज लिया आपने उस कैरेक्टर के लिए, और वो अब जब हम देखते हैं, मैं खुद भी चूँकि परफॉर्म कर चुका हूँ और मैंने देखा कि यंग लड़कियों ने जब वो कैरेक्टर किया तो जो पक्कापन आपकी परफॉर्मेंस में था वो नहीं देखने को मिला। वो लग रहा था जैसे आपकी एज ही उतनी है जबकि नहीं थी ज़ाहिर। देखिए हम जिनको फॉलो करते थे ना वो हमारे रोल मॉडल्स थे। उज़्मा गिलानी साहिबा, रूही बानो थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, शुक्र है अल्लाह को तो प्यारी हुई, बाकी लोगों ने तो उनके साथ अच्छा नहीं किया। तो खाला रियासत थी। हाँ, टेलीविज़न एक और तरह का मीडियम था, वहाँ पे रियलिस्टिक एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस जो थी वो एक मतलब समझे मरगूब ग़िज़ा थी, और वो सब कुछ लिटरेचर से रिलेटेड था। टेलीविज़न आया रेडियो के लोगों के साथ, और रेडियो पे बेशतर लोग, मैक्सिमम लोग लिटरेचर से रिलेटेड थे। आप देखें मेरे अब्बा हो या फराज साहब हो या इब्न इंशा हो या मंटो साहब हो, हफीज़ जालंधरी, ये सब रेडियो से आए थे। तो जब रेडियो से टेलीविज़न पे लिटरेरी लोग आए तो वो जो हमारा कंटेंट था उसमें भी एक वज़न था, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट समझ लें, बहुत मैच्योरिटी थी उसमें। तो उसी हिसाब से फिर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी वैसा ही मटेरियल तैयार करते थे, और हमारी एक्टर्स को भी वही एक माहौल मिलता था। तो हम तो बहुत बाद में आने वाले बच्चुंगड़े हैं, हम तो उनको फॉलो करते थे। मेरे हिसाब से हमें उस वक्त जो एक्ट्रेसेस ये करती थी, मेरे ख्याल उज़्मा गिलानी साहिबा ने जब पहली बार कोई माँ का रोल किया होगा या मचोर या बड़ी बी का किया होगा तो वही हार्डली 40s में होगी मेरा ख्याल है, शायद 30s में हो। तो वो चीज़ें हमारे यहाँ उस वक्त थी नहीं कि हीरोइन बनना है और हीरोइन ना बने। तो मैं 26 साल की थी आंगन टेढ़ा में, और मैं 60 साल की बुढ़ी बन के इतनी एक्साइटेड थी कि यहाँ पे मैंने वो लगाए हुए थे काले निशान के, मेरे थोड़े से मुँह हल्का हुआ लगे और सफ़ेदा लगाते हुए एक्साइटमेंट होती थी कि ये रोल कर रहे हैं हम। तो हमारा कोई और ही ज़माना था शायद, वो आई डोंट नो अब लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगी, एक हमारी हीरोइन थी जो काफ़ी प्लेज में आती थी, हसीना मोइन साहिबा के,
उनको किसी ने कहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं बनूंगी किसी की माँ, हालांकि अच्छी खासी वो 3 बच्चों की माँ थी। फिर एक लाहौर में हमारी आर्टिस्ट थी बिंदिया, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी, अब तो अमेरिका चली गई हैं, उन्होंने भी कहा हम तो वसीम अब्बास की अम्मी नहीं बनेंगे। मैं तौकीर नासिर की अम्मी बन गई थी, मतलब अगर आप शक्ल भी मिला लें तो मैच नहीं थी, मगर चलो हो सकता है वो अब्बू पे गए। नहीं, तो मैं राहत काज़मी की दादी बन गई थी आज से 25 साल पहले। राहत काज़मी की दादी। मुझे तो बड़ा मजा आता था, मुंह यूं करके बुर्का पहन के कैरेक्टर का शौक था। अरे ये वाला कैरेक्टर तो इसमें मैं देख रहा हूँ टीवी में तजर्बात मुल्क से ज्यादा होते रहे। हाँ बहुत। और फिर ये कि ये चैलेंज होता था कि आपने क्या बनना है, आपने गरीब बनना है। और मुझे तो बल्कि मोहम्मद निसार हुसैन का एक प्ले मैंने किया था, बानो कुदसिया साहिबा का, और बड़ा एक डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मुझे कहते हैं थोड़ी टैन थी वो, तो सबको कह रहे थे इसका ये गेटअप, कहते तेनू तन्नी कोई लोड़ ही नहीं हैगी टैन करन दी, तू इतना ही ठीक है। तो वो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, गरीब नहीं बनी हुई थी, फल चुराती थी, पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, रात गए बड़े अवार्ड भी मिले थे मुझे उस पर। सो वो ज़माना और था। और हीरोइन जो है ना वो उसकी एज लाइफ कम होती है, ये बात बच्चों को समझनी पड़ेगी। मतलब अच्छा, अनवर साहब के साथ आपने कॉमेडी में सबसे ज़्यादा काम किया है? जी बिल्कुल। और मेरे शुक्र ये है कि जो भी मैंने कॉमेडी की मैक्सिमम तो उनके साथ की। उससे पहले अगर आप पीछे जाएं तो कलियां में मैं फारूक कैसर के साथ जो पपेट्स के शो में करती थी, 2 साल मैंने वहाँ गाया। और पपेट्स मेरी शर्मीली होती थी, एक पपेट्स एक बुड्ढे की आवाज़ में गाती थी, वो एक मज़े की चैलेंज होते थे। मुझे लगता है मुझे बगैर किसी ट्रेनिंग के ट्रांसफॉर्मेशन का मज़ा आता था। एक आपको एक चौंकाने का मज़ा आ जाए ना लोगों को, तो वो एक लत है, वो लत मुझे शुरू से लग गई थी। बुड्ढी की आवाज़ में गाना, वो जो मासी मुसीबतें थी, कुकड़ू कुड़ू भाई कुकड़ू कुड़ू मेरा कुकड़ बोले कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू, तो ये आवाज़ें बदल के गाना और अपनी आवाज़ में भी गाना, और वो बस करते करते हो गया। हमको कौन से किसी आर्ट स्कूल में भेजा गया या ट्रेनिंग हुई। उसके बाद अनवर साहब के साथ जब आई तो यहाँ एक और तरह का फिनेस था इस कॉमेडी में। कराची में आके वो फिर बिजली बनना, और उसके बाद और जो कैरेक्टर्स किए मैंने, बहुत सीखने को मिला। तमीज़ से बैठना भी कई दफ़ा उन्होंने सिखाया, हालांकि मैं वैसे नहीं बैठती थी जैसा कि आजकल स्लोगन में लिखा होता है कि लो मैं बैठ गई। मैं बैठती ठीक ही थी, लेकिन हड़बड़ थी ना, हड़ा। तो उन्होंने कई जगह कहा कि यूँ नहीं, यूँ ऐसे बात करते हैं। उर्दू भी ठीक की कई जगह पे, बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों में था जैसे मैं बात करते करते कहती थी ना कि मैं इस वक्त ये कर रही हूँ, तो उज़मा आपा कहती है कि हर चीज़ सही बोल रही है, वक्त क्यों कह रही है तू। अब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, मेरे साथ जो काम करते कि बाहर नहीं कहते। ज़िया साहब ने बहुत सी चीज़ें मेरी दुरुस्त की, सो सीखने का मज़ा भी आया और बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ बैठ के मौका भी मिला। तो अनवर साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, राइटिंग आपने कब शुरू की? राइटिंग शुरू की ऐसे ही समझ लें कि कोई इतनी राइटर तो मैं अपने आप को क्लेम नहीं करती। एक आध प्ले एक शुरू में था अमावस, अगर आप में से कुछ को याद हो, अहमद सलीम साहब ने उसकी ड्रामाई तश्कील की थी। बेसिक कहानी मैंने डेवलप की थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के एम्प्लॉयज़ की बीवियों को काम करने की इजाज़त लेने के लिए भी एक लेटर लिखना पड़ता था। तो मुझे तो खैर कभी रिफ्यूज़ नहीं हुआ, मेरे लिए रिफ्यूज़ल नहीं आया। तो मैं कुछ जाके ये तो मैं इतने बड़े बड़े राइटरों के बीच में मैं क्या पिद्दी का शोरबा कहती कि मैंने ड्रामा ही लिखना है। क्या नाम थे सब, अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो साहिबा, फिर असगर नदीम आ गए, बहुत से मतलब बेशुमार लोग थे। तो मेरी ये जरूरत थोड़ी थी कि मैं कहती कि मैं ड्रामा लिखना चाहती हूँ। मैंने इकबाल अंसारी को कहानी सुनाई और मैंने कहा यूँ 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 यूँ, हमने कहानी बुननी शुरू की। तो इकबाल अंसारी के नाम से वो आता था, हिदायत तो कहानी इकबाल अंसारी, और ड्रामाई तश्कील अहमद सलीम। सो मैं उनको बताती थी और अहमद सलीम को वो बताते थे, तो मिल के ये होता था। तो पहली बार समझे लिखना तो नहीं, कहानी घड़ना मैंने उस वक्त शुरू किया था अमावस के दिनों में। वो सीरियल था, काफ़ी उसके ऊपर डिबेट भी होती थी। फिर पहला प्ले जो मैंने लिखा वो भी इंटरनेशनल वुमेन डे पर ही था, उसका नाम था नीली धूप। और वो भी प्लॉट मैंने अपने आसपास देखा, जिसमें एक एल्डरली औरत जो है, जिसके बच्ची भी है और नवासी भी है, उसकी दोबारा शादी होती है, फिर वो फैमिली वे पे चली जाती है, तो फिर दामाद कैसे रिएक्ट करता है, वो प्ले काफ़ी अच्छा हो गया। तो फिर धीरे धीरे लगा कि कभी कभी कुछ कहना हो तो लिख लेना चाहिए। तो अभी मैंने एक लेटेस्ट जो लिखा है ज़िबाइश, वो आप इंशाल्लाह ईद के बाद देखेंगे हम टीवी पे। 2.5-3 साल में एक छोटा सा शोशा छोड़ देते हैं।
अच्छा, लिखा भी आपने है, आपने होस्टिंग भी बहुत की है, आपने एक्टिंग भी बहुत की है, और पहला प्यार आपका म्यूज़िक है। हाँ, म्यूजिक पहला प्यार है और हर किसी को प्यार मिलता थोड़ी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, शाह साहब बैठे हैं सामने। शाह साहब गाते हैं? हाँ, वो वाले प्यार तो मिल ही जाते हैं। म्यूजिक का प्यार हमेशा नहीं मिलता, और जिनको म्यूजिक की समझ आ जाए वो डर के मारे गाते भी नहीं इतना। हम तो डर गए, हमें समझ बहुत आ गई ना, इसलिए। म्यूजिक बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो घर में ही था। अब्बा चूँकि बहुत जानते थे, क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे, गाना सुनते थे, पक्का ही सुनते थे सिर्फ। तो हमारे कान में, हमने अगर मैडम नूरजहाँ को भी सुनना होता तो चुपके से सुनते थे, क्योंकि वो कम से कम नज़ाकत सलामत, कम से कम रोशन आरा बेगम, कम से कम इकबाल बानो, कम से कम फरीदा खानम, और फिर पता नहीं और कौन, विष्णु डगम्बर, पता नहीं क्या क्या नाम। ज़्यादा से ज़्यादा वाले तो नाम भी याद नहीं होंगे। बहुत, मगर वो म्यूज़िक कान में पड़ा तो उसके साथ एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, 200% म्यूज़िक सुनना आ गया। गाना तो खैर चवन्नी आया, लेकिन फिर अम्मी की आवाज़ थी तो हम तो पैदा होते गाने लग गए, हमको लगा कि हम तो गा ही लेंगे। तो चारों बहनें एक भाई सब गाते हैं, मामू की 5 बेटियां वो सब गाती हैं, हालांकि शदीद हिजाबी हैं, मगर आवाज़ अल्लाह ने दी है। तो ये तो मेरे ख्याल गिफ्ट है, अल्लाह का बहुत एहसान है।